दोस्तों नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो चैप्टर है दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। ये एक बच्ची है सलीमा, वो ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी, यानी जो समर वेकेशन में जो कैंप जाता था वो गया था और वह अपने सहपाठियों के साथ हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने गई थी। और वह देखकर हैरान थी कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में साल और सागौन के घने वृक्ष थे जो नीचे के स्तर पे गिरिपात पे, वो अब धीरे धीरे कम होते गए और पर्वत की ढलानों पर नुकीली पत्तियों और शंक्वाकार बितान वाले लंबे वृक्ष दिखने लगे। और तब उसे पता चला कि वे शंकुधारी वृक्ष थे। तो कुल मिलाकर वो जो बच्ची थी उसके अवलोकन से हमें क्या पता चलता है? उसके अवलोकन से ये पता चलता है कि स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। यानी जो ऊंचाई होती है, पृथ्वी की जो ऊंचाई, जैसे कि स्थल क्षेत्रों की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित हैं। और ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन होता है, आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। और इसी के अनुसार प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव होता है और वनस्पति की वृद्धि जो होती है तापमान और नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल और मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। तो कुल मिलाकर वनस्पति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहला आपने जाना कि वनस्पति को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख कारक है वो है ऊंचाई। ऊंचाई के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है और जलवायु में परिवर्तन के साथ तापमान और नमी तथा ढाल और मिट्टी की परत का भी फर्क पड़ता है वनस्पतियों के रूप, रंग, आकार और प्रकार पर। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति में समानता और विभिन्न प्रकार में परिवर्तन होता है। तो ये जो घटक हैं, जैसे ऊंचाई हो गई, तापमान हो गया, नमी हो गई और जो मिट्टी है उसका प्रकार, उसी के आधार पर किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता और उसके प्रकार में भी परिवर्तन होता है। साधारण रूप में देखा जाए तो प्राकृतिक वनस्पति जो है उसको मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है वन, दूसरा होता है दोस्तों घास स्थल और तीसरा कांटेदार झाड़ियां। तो वन क्या है? जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं। तो वन वृक्षों का बहुत बड़ा समूह होता है और ये उपयुक्त तापमान और पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। इसके अलावा घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। वन जो होते हैं वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहां पर अधिक वर्षा होती है वहां पर उगते हैं। घास स्थल यानी ग्रासलैंड जो होते हैं वो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। और जो कांटेदार झाड़ियां जो तीसरा प्रकार है वो शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं और यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव होता है। विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु अलग अलग होती है और उसी हिसाब से प्राकृतिक वनस्पतियों का भी प्रकार बदलता है। और अब आइए जान लेते हैं प्राकृतिक वनस्पति के गुण और उसमें प्रवास करने वाले वन्य जीवों के संबंध में। तो जो पहली प्राकृतिक वनस्पति का जो पहला प्रकार है आपने देखा था वन यानी फॉरेस्ट। तो वन के कौन कौन से प्रकार हैं उनके बारे में विस्तार में जानेंगे और वहां पर कौन सी वन्य जातियां निवास करती हैं उनके बारे में भी। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या भूमध्य सागरीय वर्षा वन इनको कहा जाता है, ये घने वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के आसपास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र बहुत अधिक गर्म होते हैं और यहाँ पूरे वर्ष भर अत्यधिक वर्षा पाई जाती है। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता है और इस कारण यहाँ पर पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन भी कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, भूमध्य सागरीय वन, भूमध्य रेखीय वन और सदाबहार वन भी एवरग्रीन फॉरेस्ट इन्हें कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर नमी इतनी पर्याप्त मात्रा में होती है कि यहाँ पौधों की पत्तियां एक साथ नहीं झड़ती हैं और ये वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। यहाँ पर काफ़ी घने वृक्षों की मोटी चादर तनी रहती है और इसके कारण दिन के समय में भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है। और आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस और महोगनी आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ये देखिए ब्लू बॉक्स में एक फैक्ट है, ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं वो इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं क्यों? तो दोस्तों जो ब्राजील में पाए जाने वाले अमेजन वन या
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं, ये दुनिया भर के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, इसलिए इन्हें विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। और ये वन इतने घने और अधिक मात्रा में हैं कि इनसे पर्याप्त मात्रा में पूरी दुनिया के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। एनाकोंडा देखिए, एनाकोंडा क्या है? तो एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है और यह मगरमच्छ जैसे बड़े जानवर को भी मारकर खा सकता है। अब आइए वनों के दूसरे प्रकार के रूप में देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो मानसूनी वन कहलाते हैं। ये भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन वनों में मौसमी परिवर्तन होता है। मौसमी परिवर्तन कैसे? तो जैसे जल को संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्षों में साल, सागौन, नीम और शीशम इत्यादि हैं। दृढ़काष्ठ वृक्ष जो होते हैं, जिनके जो तने होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, ये फर्नीचर, यातायात और निर्माण सामग्री बनाने के लिए प्रयोग होते हैं। और इन प्रदेशों में आमतौर पर जो जानवर पाए जाते हैं वो बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर इत्यादि हैं, जो कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। वनों का जो तीसरा प्रकार है दोस्तों, वो है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन, इनकी क्या विशेषताएं हैं? तो शीतोष्ण सदाबहार वन जो होते हैं वो मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में शीतोष्ण सदाबहार वन पाए जाते हैं और ये सामान्य रूप से महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिणी चीन और दक्षिण पूर्व ब्राजील में। यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, बांज, चीड़, यूकेलिप्टस, दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ शीतोष्ण सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर जो मानसूनी वन था वहाँ पे गोल्डन लंगूर और हाथी जैसे जो है जानवर पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन जो है ये भी वनों का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। ये उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। जब उच्च अक्षांशों की ओर हम बढ़ते हैं, ध्रुवों की तरफ, तो वहाँ पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं और ये वन उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में गिरा देते हैं और यहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो हैं बाज, ऐस और बीच। यहाँ पर हिरण, लोमड़ी, भेड़िए आम जानवर पाए जाते हैं। फिजेंट और मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये देखिए, फिजेंट बहुत ही सुंदर चिड़िया है, लाल रंग के गर्दन वाला, और ये मोनाल है, मोनाल पक्षी नीले और आसमानी रंग से मिक्स हुआ मोनाल है, जो कि शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले प्रमुख पक्षी हैं। अब आइए जानते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति के संबंध में। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति जो होता है दोस्तों, ये महाद्वीपों के पूर्व और उत्तरी पूर्वी किनारों के अधिकांश भागों में पाए जाते हैं। महाद्वीपों के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी किनारों के अधिकांश भागों में शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती वन पाए जाते हैं और महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारे इससे अलग होते हैं। यहाँ पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों, जो भूमध्य सागरीय वनस्पति है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में और दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर पाई जाती है और ये जो वन है अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है और इसलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय वनस्पति रखा गया है। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, शीत, ग्रीष्म और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। यहाँ पर जो भूमध्य सागरीय प्रदेश होते हैं, यहाँ पर गर्म, शुष्क, ग्रीष्म और वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं और इन क्षेत्रों में कौन से फल? संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे नींबू वंश यानी सिट्रस फल, जो रसदार फल होते हैं, उस प्रकार के फल भूमध्य सागरीय वनस्पतियों में पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। ये देखिए, जो ब्लू बॉक्स में एक फैक्ट है, भूमध्य सागरीय वृक्ष जो होते हैं शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल और वनस्पतियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। जो भूमध्य सागरीय वन होते हैं इनमें शुष्क ग्रीष्म ऋतु में ये अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। उनकी मोटी छाल और पत्तियां जो होती हैं वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। इसके अलावा भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो भूमध्य
सागरीय प्रदेश है, वहाँ पे फलों की खेती अत्यधिक मात्रा में की जाती है, जिसके कारण इसे विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। और कुल मिलाकर यहाँ पर नींबू वंश जैसे संतरा, अंगूर, नींबू इत्यादि की खेती बहुत पर्याप्त मात्रा में की जाती है। अगला जो प्रकार है वो है शंकुधारी वन। तो दोस्तों शंकुधारी वन अत्यधिक ऊंचाई वाले अक्षांशों पे पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों जो कि 50 डिग्री से 70 डिग्री में बहुत पर्याप्त मात्रा में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। इनको टैगा भी कहा जाता है। दोस्तों टैगा का अर्थ क्या है? तो रूसी भाषा में जो टैगा होता है उसका अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ, यानी प्योर एंड अनटचेबल, तो अनटच्ड। जैसे इनको उत्तरी गोलार्ध के जो उच्च अक्षांशों या ध्रुवों के आसपास 50 से 70 डिग्री अक्षांश में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। इनको टैगा वृक्ष भी कहा जाता है और ये वन अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा जो लड़की थी उसने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। इन वनों की विशेषता क्या है? तो ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं और इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। लुगदी किस यूज में आती है? तो लुगदी सामान्य पेपर और अखबारी कागज बनाने के काम में आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस और पार्किंग के लिए जो है बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। इसमें मुख्य जो वृक्ष हैं चीड़, देवदार, ये वृक्ष इन वनों की मुख्य विशेषता होती है। और यहाँ पे जो जीवधारी पाए जाते हैं उसमें सिल्वर फॉक्स यानी रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो चित्र है शंकुधारी वनों का उदाहरण है। ये ऊपर की तरफ पतले होते जाते हैं। अब आइए देखते हैं जो दूसरा प्रकार है वो घास स्थल यानी ग्रासलैंड्स का है। तो घास स्थल क्या है? घास स्थलों के जो प्रकार हैं उसमें पहला है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन जो होते हैं भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले होते हैं। यहाँ वनस्पतियाँ निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती हैं और ये घास काफ़ी ऊंची लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। अफ्रीका का सवाना घास इसी प्रकार का है और सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थलों में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण और तेंदुआ आदि जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो ग्रासलैंड में पहला उष्णकटिबंधीय घास स्थल था जो उष्णकटिबंध के आसपास पाए जाते हैं, थोड़ा सा मध्यम वर्षा वाले में। और यहाँ की वनस्पतियाँ जो घास है वो 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक हो सकती है और इसमें जो जीव पाए जाते हैं मुख्य रूप से हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण और तेंदुआ हैं। इसके अलावा जो शीतोष्ण घास स्थल हैं वो कौन से हैं? तो शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन और एंटीलोप, हिरण की एक प्रजाति है, एंटीलोप पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियां, तो कटीली झाड़ियां दोस्तों शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत भयंकर गर्मी और कम वर्षा होती है जिसके कारण वनस्पतियों की कमी रहती है। और दुनिया के मानचित्र पर आप रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करके वहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पतियों के बारे में जान सकते हैं। और एक प्रश्न है कि क्या आप भारत के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? तो ये थार रेगिस्तान है, राजस्थान में फैला हुआ है। और रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आप पहले से जान चुके हैं। तो रेगिस्तान का जो सबसे महत्वपूर्ण जानवर है वो ऊंट होता है दोस्तों। ये कम वर्षा में भी रह सकता है। और यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे, अब आइए देखते हैं ध्रुवीय प्रदेश के बारे में। जब आप ध्रुवीय प्रदेश में जाते हैं तो वहाँ पर स्थान बहुत ठंडा होता है, बर्फ जमी रहती है और बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां ही पाई जाती हैं और ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। जो ध्रुवीय प्रदेशों की वनस्पति है इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है और ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों पर शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी पाई जाती है जो उन्हें ठंडी जलवायु से सुरक्षित रखते हैं। और ध्रुवीय प्रदेशों में जो पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां हैं वो है सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी इत्यादि। इसके अलावा दोस्तों जो लड़की थी उसने देखा था कि कुछ घने वृक्षों के चित्र उसके पिता ने दिखाए थे और उन्होंने बताया था कि स्थानीय लोग कृषि के कारण उन वनों को साफ कर देते थे और वनों को साफ करके वहाँ पे कृषि कार्य करते थे। लेकिन ऐसा जो है वो एक परंपरागत प्रकार है और ऐसे में जो हमारे विश्व के घने वन हैं बहुत से स्थानों पर वो खत्म हो जाते हैं। अपने यहाँ जो उत्तर पूर्वोत्तर में झूम कृषि की जाती है जहाँ पर वनों के एक हिस्सा को साफ करके उनको जला दिया जाता है, फिर उस पर कृषि की जाती है। जब उनका उपजाऊपन
समाप्त हो जाता है तो उस भूमि को छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस प्रकार की कृषि से जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है उसका नुकसान होता है और फिर से इसी तरह के घने वन उपजा पाना बहुत कठिन होता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों ब्लू बॉक्स में जो फैक्ट है, विभिन्न प्रदेशों में जो आपने पढ़ा है घास स्थल, इनको किन किन नामों से जाना जाता है, इनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय घास स्थलों के बारे में जानते हैं। पूर्वी अफ्रीका में इसे सवाना कहा जाता है, ब्राजील में कंपास कहा जाता है, वेनेजुएला में लानोस। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल जो हैं अर्जेंटीना में पंपास कहा जाता है, उत्तरी अमेरिका में इसे प्रेयरी जो प्रदेश हैं ये गेहूं उत्पादन के बहुत बड़े केंद्र हैं। दक्षिणी अमेरिका में वेल्ड कहा जाता है, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है और मध्य एशिया में स्टेपीज तथा ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों को डान कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये मिलान के लिए भी आपसे पूछ लेते हैं एक बार फिर से। उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है सवाना कहा जाता है, ब्राजील में कंपास और वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों में शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल जो है उनको अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड और मध्य एशिया में स्टेपी तथा ऑस्ट्रेलिया में डान कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।